हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हो। हमें उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे। तो नमस्कार, आपका इस चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड द्वारा जारी हुआ कक्षा 10 का मॉडल पेपर। तो जो यूपी बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी होता है उसमें से कम 30-40% आपकी तैयारी और अच्छी हो जाती है। यानी कि इस पूरे मॉडल पेपर में से आपकी 30-40% आने की संभावना होती है। आई बार कई वर्षों से देखा जा रहा है कि जो बोर्ड जारी करता है मॉडल पेपर उसमें से कम 30-40% उस बोर्ड में आने की संभावना होती है। तो हमारा जो बोर्ड का पेपर होता है उसमें 20 बहुविकल्पी होते हैं और 50 वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम 20 बहुविकल्पी देखेंगे और इससे अगले लेक्चर में हम 50 वर्णनात्मक प्रश्न करेंगे। यानी कि 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं और 20 नंबर के बहुविकल्पी होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम 20 बहुविकल्प करेंगे और उन बहुविकल्प को हमें ऐसे समझ के करना है कि जैसे हम 2 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। हम आपको बोर्ड पे लिख के देंगे एक एक क्वेश्चन। आपको अगर आता है तो आप उसका आंसर कमेंट में बता सकते हो, अन्य हम आपको समझाएंगे कि आपको किस तरह बहुविकल्प करना है और हम आपको इस तरीके से समझा के चलेंगे कि आपका वो 2 नंबर में भी पक्का हो जाएगा। अगर 2 नंबर में भी आता है तो आप उसे हमारे द्वारा पढ़ाए हुए तरीके से कर सकते हो। तो चलिए हम अपनी इस शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे प्यारे बच्चों यही गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तो चलिए हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे, जो हमारा कक्षा 10वीं के लिए है ये मॉडल पेपर। और आज हम इस सभी मॉडल पेपर को बिल्कुल बेसिक से सॉल्यूशन करेंगे। तो उसका प्रश्न नंबर 1 क्या है। इसका प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो लिख देते हैं हम निम्नलिखित में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का युग्म होता है। युग्म का मतलब जोड़ा होता है। तो सहभाज्य, सबसे पहले हम सहभाज्य संख्याओं को समझेंगे। सहभाज्य संख्या हमारी क्या होती है। तो सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो दो संख्या हमें उसमें दो संख्याओं का युग्म मिलेगा। यानी कि दो ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो। एचसीएफ का मतलब कि वे दोनों संख्या सिर्फ 1 से कटे, अन्य किसी भी संख्या से नहीं कटे। तो इसमें से देख लेते हैं कौन संख्या सिर्फ 1 से कटती है, यानी कि कौन सा युग्म सिर्फ 1 से कटेगा। अब देखते हैं 14 हमारा 2 से भी कटता है और 7 से भी कटता है और खुद स्वयं से भी कटता है। तो ये कितनी संख्याओं से कट रहा है। अब हम 35 को देखते हैं। किसे? 35 को। जो हमारा 35 है वो हमारा 5 से भी कटता है और खुद स्वयं 35 से भी कटता है और 7 से भी कटता है। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों में 7 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों संख्या 7 से विभाजित है। लेकिन हमें ऐसा युग्म चाहिए जो सिर्फ 1 से ही कटे और अन्य संख्या से ना कटे। तो ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी की देखते हैं। ऑप्शन बी क्या है? 18 हमारा 18 और 25 है। तो 18 और 25, अगर हम 18 और 25 को देखें तो 18 और 25 में सिर्फ दोनों संख्या हमारी 1 से कटती है। क्योंकि 18 हमारा, अगर हम 18 के गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे? 2 गुणा 3 गुणा 3। और हम 25 के करेंगे तो उसके क्या आएंगे? 5 गुणा 5। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। सिर्फ ये दोनों संख्या हमारी 1 से कट सकती है। किससे कट सकती है? 1 से, क्योंकि 1 से सभी संख्या कट जाती है। तो इसलिए
इस प्रश्न नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा प्रश्न नंबर 1 था। अगर हम सी ऑप्शन देखें तो जो हमारा 93 है वो हमारा 31 से भी कट जाता है, और ये खुद से हम 31 है तो 31 दोनों संख्या हमारी 31 से कट रही है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। और 32 और 62 की बात करें तो ये दोनों संख्या हमारी 2 से भी कटती है, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो उसका सही आंसर क्या है? हमारा बी है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या है? तो प्रश्न नंबर 2 क्या है हमारा? यदि द्विघात बहुपद, हमारे पास एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, क्या दे रखा है? x² प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्यक 2 और 3 है, तो a और b का मान क्या होगा? अगर हम इसका आंसर बताए तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं जिस प्रकार हम, अगर हमारे पास ये 2 नंबर में भी आ गया तो हम इसे किस प्रकार कर सकते हैं? तो हमारे पास एक द्विघात समीकरण दी हुई है, तो द्विघात समीकरण के जब हम शून्य ज्ञात करते हैं, द्विघात समीकरण के जब हम शून्य ज्ञात करते हैं तो उसके बराबर में 0 लेके चलते हैं, लेकिन हमें शून्य पहले दी हुई है, तो उस पूरी समीकरण के बराबर x² प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के बराबर क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि इसके शून्य पहले निकाले हुए हैं, क्योंकि शून्य के लिए हम बराबर में 0 रखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? x बराबर 2 पर, यानी कि x बराबर 2 पर मान निकालेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। तो x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर जब हम x बराबर 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b बराबर 0, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस 2 प्लस b बराबर 0, और ये हो जाएगा हमारे पास 2a बराबर 6 और बराबर 2a बराबर 4 2 6, और इसे b को यहां लिख लेते हैं हम, 2b प्लस 6 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे? 2a प्लस b, इस 6 को इधर ले जाएंगे तो ये आएगा माइनस के 6, और हमारे पास क्या बन जाएगी? समीकरण 1। अब ऐसे ही क्या करेंगे? x बराबर 3 पर, x बराबर -3 रखने पर, जब हम x बराबर -3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b बराबर 0, तो ये आएगा 9 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ, क्योंकि -3 की गुणा ये में करेंगे तो -3a और -3 प्लस b बराबर 0, b बराबर 0, और ये हो जाएगा -3a, और प्लस के 9 में से माइनस के 3 घटाएंगे तो प्लस के 6 बचेगा, तो b प्लस 6 रहेगा, b प्लस 6 और बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे? -3a प्लस b और ये बराबर -6 हो जाएगा। अब इस पूरे में माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या कर लेंगे? माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये जो हमारी माइनस की संख्या है वो प्लस की हो जाएगी, जो प्लस की संख्या है वो माइनस की हो जाएगी, तो ये आएगा 3a माइनस b बराबर 6। यह बन जाएगा हमारे पास समीकरण 2। क्या बन जाएगी? समीकरण 2। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 में से एक को जोड़ लेंगे, यानी कि समीकरण 2 और 1 को अलग करेंगे तो विलोपन विधि से हल कर लेंगे समीकरण 2 और 1 को जोड़ने पर। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर आपस में इन्हें जोड़ देंगे, तो ये क्या है हमारी? एक क्या है हमारी? 2a प्लस b बराबर -6, और एक क्या हमारे पास? 3a
माइनस बी बराबर 6। और यहां पर आ जाएगा हमारा जोड़ने पर हमारे कोई भी चिन्ह नहीं बदलते। तो बी से बी कट गया, हमारे पास कितना आ गया 5a बराबर 0। और a का मान निकाल लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0। तो a का मान हो जाएगा हमारे पास 0। अब a का मान हम कोई भी समीकरण में रख सकते हैं। तो a का मान हम समीकरण 1 में रख लेंगे। a का मान हम समीकरण 1 में रख लेंगे। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या हमारे पास 2, a का मान आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस b बराबर -6। और ये हो जाएगा 0 प्लस b बराबर -6। तो b का मान आ जाएगा हमारे पास -6। और इसमें से कौन से ऑप्शन में a का मान 0 और कौन से ऑप्शन में b का मान -6 आ रहा है, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा। तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा और ये सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगर ये 2 नंबर में आता है तो आप इसे इस प्रकार कर सकते हो, अन्यथा आप थोड़ा डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम अपने प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या है। तो प्रश्न नंबर 3 में क्या गया हुआ है, संख्या दे रखी है हमारे पास n² - 1। क्या दे रखी है n² - 1 से 8 से विभाज्य होती है। अगर यह संख्या हमारी 8 से विभाज्य होती है तो यदि n क्या है 1, तो n का मान किस प्रकार आएगा, एक पूर्णांक आएगा या एक प्राकृतिक संख्या आएगा या एक विषम या एक सम। अब देखते हैं हमारे पूर्णांक क्या होते हैं। हमने पूर्णांक पढ़े हैं, तो पूर्णांक माइनस अनंत से -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस अनंत तक, यानी कि जिसमें माइनस और प्लस दोनों संख्या होती है मैंने पूर्णांक कहलाते हैं। और प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। और विषम संख्या हमारी क्या होती है, जो सिर्फ 2 से नहीं कटती, शेषफल कुछ ना कुछ बचे, यानी कि जो 2 से कटने पर कुछ ना कुछ शेषफल बचता है। तो 1 3 5 7 9 ऐसे ये भी अनंत तक हो जाएगी। और सम संख्या 2 4 6 8 ये भी अनंत तक। अब इसमें क्या कहा गया है कि n² - 1 8 से विभाज्य होती है। तो हम क्या करेंगे, n का मान धर लेंगे। इसमें सबसे पहले अगर हम n का मान 1 धरेंगे, प्राकृतिक संख्याओं में देखते हैं n का मान 1, तो ये आएगा 1² - 1 और 1 - 1, यानी कि n का मान हो जाएगा हमारे पास 0। कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अगर हम n का मान इसमें 3 धरेंगे, कितना धरेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर -1 हो जाएगा 9 - 1 और हमारे पास कितना आ जाएगा 8। अब देखिए 8 आ गया, अब इसका मान 0 आया। तो क्या अगर हम 0 को 8 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 0, और 8 से 8 को भाग देंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1। यानी कि अगर हम सम संख्या धर रहे हैं, एक हमने इसमें से धर लिया, एक इसमें से, अब हम विषम संख्या धर के देखते हैं। n का मान कितना 2, सम संख्या धर के देखते हैं 2 - 1, तो हमारे पास कितना होगा 4 - 1 यानी कि 3। अब ये 3 8 से नहीं कटता, तो हमें इससे क्या पता लगा कि अगर हम n का मान कोई भी विषम संख्या धरेंगे तब तो वह 8 से कटेगी, अन्यथा वह संख्या 8 से नहीं कटेगी।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सम संख्या। क्या हो जाएगा? विषम संख्या। इसका आंसर हो जाएगा विषम संख्या। सम संख्या नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर हम सम संख्या मान धरते हैं तो हमारी संख्या 8 से नहीं कटती। अब प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में दोनों संख्या आती है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, विषम संख्या, क्योंकि विषम संख्या धरने पर हमारा 8 से कट रहा है। लेकिन हमने एक धरा, एक तुम्हारी विषम है तो 0 आ रहा। ठीक है, तो इस प्रकार हम प्रश्न नंबर 3 को हल कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना हो आप ले सकते हो। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है? रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। अगर हमारे पास रेखा इस समीकरण के रूप में है और इस समीकरण के रूप में है तो उसका कोई हल नहीं होगा। तो उसके लिए कौन सा नियम लगता है हमें इसमें से बताना है। तो हमने पढ़ा है अगर a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2 होती है, बराबर c1 बटे c2 होती है, तो क्या होता है हमारे पास? वे रेखाएं संपाती होती है। यानी कि हमारे पास a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और ये भी बराबर है c1 बटे c2 के, तो हमारे पास रेखाएं कैसी होती है? संपाती। संपाती यानी कि इनके कितने हल होते हैं? इनके हल होते हैं अनेक। कितने होते हैं? अनेक हल। अब अगर हमारे पास a2 बटे a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो हमारी रेखा किस प्रकार की होती है? प्रतिच्छेदी। किस प्रकार की होती है? प्रतिच्छेदी, जिसका सिर्फ एक ही हल होता है, यानी कि अद्वितीय हल। अद्वितीय हल यानी कि केवल एक हल। अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक। ठीक है, केवल एक हल। और a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के और ये भी बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तो ऐसी तो हमने कोई समीकरण पढ़ी नहीं। पढ़ी तो नहीं है, तो यह समीकरण तो गलत हो जाएगी। अब a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। हमें पता है किस प्रकार की रेखाएं होती है? समांतर। इस प्रकार की समांतर। समांतर और इनका कोई भी हल नहीं होता। कोई हल नहीं। ठीक है, और देखिए हमें क्या बताना था? इन समीकरणों में का कोई हल नहीं होगा। तो कौन सी समीकरण है हमारे पास? ए, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है अगर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और c1 बटे c2 बराबर नहीं है तो वे संपाती होगी और उनके हल अनेक होंगे। ठीक है, और अगर प्रतिच्छेदी होगी तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नहीं होगा और उसके सिर्फ एक हल होगा। लेकिन समांतर रेखा होगी हमारा कोई हल नहीं होता। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं क्या है।
चलिए देखिए क्या है हमारे पास प्रश्न नंबर 5। एक शून्यतर, शून्यतर का मतलब होता है जिसका मान शून्य नहीं होता, परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। क्या वो एक सदैव अपरिमेय संख्या होता है, क्या वो सदैव परिमेय संख्या होता है, या दोनों होता है, या सिर्फ एक होता है। तो हमने क्या किया, एक परिमेय संख्या ली 3 और इसमें गुणा कर दिया एक अपरिमेय संख्या की। 3 हमारे पास किस प्रकार संख्या है, परिमेय, और √2 अपरिमेय संख्या। तो हम इसकी जब गुणा करेंगे तो उसका गुणनफल हमेशा कैसा आएगा, एक अपरिमेय संख्या। किस प्रकार का आएगा, अपरिमेय संख्या। तो उन्होंने ये कहा है कि अगर हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या की गुणा करते हैं तो हमारे पास सदैव गुणनफल किस प्रकार का आता है, वो आता है हमारे पास सदैव किस प्रकार का आता है, ये सदैव अपरिमेय संख्या। किस प्रकार का, सदैव अपरिमेय संख्या। लेकिन आपको सिर्फ ध्यान रखना है, अगर हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ रहे हैं तब भी अपरिमेय संख्या मिलेगी, या घटा रहे हैं तब भी अपरिमेय संख्या मिलेगी, या भाग कर रहे हैं तब भी अपरिमेय संख्या मिलेगी, और गुणा करने पर तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। और सदैव परिमेय संख्या तो कभी भी नहीं मिलती, लेकिन अगर हम परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ते हैं तब परिमेय संख्या मिलती है। अब दोनों संख्या कब मिलती है, अगर हम अपरिमेय संख्याओं में अपरिमेय संख्या की गुणा कर देंगे, √2 है और इसमें √2 की गुणा करेंगे तो हमारे पास एक परिमेय संख्या मिल सकती है। या 3√2 में हम 2 की गुणा करेंगे √2 की, तो हमारे पास 3√2 में अगर हम √3 की गुणा करेंगे तो हमारे पास 3√6 आएगा, 3√6 जो कि एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारे पास क्या है, परिमेय भी आ सकती है और अपरिमेय संख्या भी आ सकती है, दोनों आ सकती है। तो ये भी ऑप्शन है गलत और एक तो आता नहीं। ठीक है, तो उसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं क्या है। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 जो हमारा है जो एक न्यू पैटर्न का सवाल है। किस प्रकार का, न्यू पैटर्न। एक जो न्यू पैटर्न का सवाल है, आपको 100% इस प्रकार का सवाल यूपी बोर्ड के पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। आपको 100% गारंटी दे रहा हूं कि इस प्रकार का क्वेश्चन भले ही ये ना हो, इस प्रकार का आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो क्या कहा गया है इसमें, द्विघात समीकरण ax² + bx + c
के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि हमारे पास एक द्विघात समीकरण है और उसके कुछ कथन दिए गए हैं, उन पे हमें विचार करके दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन करना है। ये एक न्यू पैटर्न का सवाल होता है। तो चलिए सबसे पहले हम ये 4 विकल्प पढ़ते हैं। तो नंबर 1 क्या है, समीकरण के 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि b² - 4ac। हमने चौथे चैप्टर 4 में पढ़ा है कक्षा 10 के कि विविध कर, अगर विविध कर का मान यानी कि d का मान 0 से छोटा है, 0 से बड़ा है, सॉरी अगर 0 से बड़ा है तो उसके 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। कैसे 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, तो ये तो हमारा सही है। दूसरे में क्या कहेगा कि समीकरण के 2 बराबर मूल होते हैं यदि b² - 4ac बराबर 0 है। हमने क्या पढ़ा है, दूसरा अगर विविध कर हमारा 0 के बराबर आ जाए तो उसके 2 बराबर मूल होते हैं, तो ये भी हमारा सही है। तीसरा क्या कहा गया कि समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता यदि d का मान माइनस में आ जाए, तो ये भी हमारा तीसरा भी सही है। और समीकरण के 2 से अधिक वास्तविक मूल होते हैं, तो ये देखिए द्विघात समीकरण है तो द्विघात के जितनी जिसकी घात उसके उतने मूल होते हैं, तो द्विघात के 2 घात है तो उसके 2 ही तो मूल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है कि 2 से अधिक वास्तविक मूल होते हैं, तो ये तो साफ साफ गलत है। तो उसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए, यानी कि ए में क्या कहेगा केवल 1 और 2 सही है, 1 और 2 तो हमारा सही है, आगे पढ़िए भी केवल 2, 3 और 4 तो हमारा गलत है, तो ये ऑप्शन गलत है। और ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि 1 और 2 हमारा 3 भी सही है ना, तो केवल 3 और 4 तो ये भी गलत। बचा क्या हमारे पास डी, केवल 1, 2 और 3, 1 और 2 और 3, ये 3 हमारे सही है, बाकी चौथा हमारा गलत है। आप इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पूर्वक करना, क्योंकि ये एक पैटर्न का सवाल होता है, आपको कुछ कथनों पर विचार करना होता है और अपने सही विकल्प चुनने होते हैं। तो चलिए हम अपने प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्या कहा गया है प्रश्न नंबर 7 में, चलिए क्या हमारे पास प्रश्न नंबर 7 समांतर श्रेणी का प्रश्न है। समांतर श्रेणी दी हुई है हमारे पास -5 -5/2 0 5/2 का 11वां पद पूछा है। कौन सा पद पूछा है, 11वां पद। और हमारे ए ऑप्शन है 20, बी है 20, a - 20 है, बी 20 है और c - 30 है और डी 30 है। तो हमने समांतर श्रेणी 11वां पद, अब 11वां पद निकालने के लिए हम nवां पद का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो nवें पद के फॉर्मूले में हमें a चाहिए और d चाहिए। तो a क्या हो जाएगा हमारे पास इसमें, a बराबर -5, ठीक है। और इसका सारवंतर यानी कि d बराबर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं। तो -5/2 और घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का 5 है ना। तो ले आपको एक लाइन और लिख के दिखा देते हैं, माइनस और ये -5, तो ये आएगा -5/2 माइनस माइनस प्लस 5। अब 5 दूनी 10 और 10 में 5 गए, कितने बच गए हमारे पास 5, तो ये आएगा 5/2। हमारा जो डी आ गया ये आ गया 2, 5/2। तो 11वां पद क्या निकालना है हमें, 11वां पद, ठीक है। तो a11 11वां पद यानी कि हमें a11 हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको बताऊं a11 क्या होता है, a + 10d, यानी कि एक कम करके वो पद लिख देंगे हम, यानी 11वां पद पूछा है तो a + 10d। तो a का मान हमारे पास कितना है, -5 + 10 गुणा 5/2, 2 पंजे 10 और ये -5 और ये 5 5 25, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 20। एक इसका करने का तरीका ये है, या फिर आप nवां पद का फॉर्मूला लगा के इसे जब भी कर सकते हो। किस प्रकार, चलिए हम उस तरीके से भी देख सकते हैं। तो an बराबर हमारे पास क्या होता है, n a + n - 1 × d होता है। तो n का मान हमारे पास कितना है, 11 बराबर a का मान -5 प्लस n का मान है हमारे पास 11 - 1
इंटू -5/2। तो -5 प्लस 10 गुणा 5/2 और ये हो जाएगा 5। तो -5 प्लस 25 बराबर हो जाएगा 20। आप इस तरीके से भी कर सकते हो या आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आपका गलत नहीं जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा। ये भी करने का तरीका सही है और ये भी करने का तरीका सही है। तो चलिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 प्लस का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं क्या है। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 8 में क्या कहा गया है। हमारे पास बिंदु दे रखे हैं -4,0, 4,0 और 0,3। अब इन्हें बताना है कि किसके शीर्ष है ये, किसके शीर्ष है। शीर्ष यानी कि त्रिभुज के, क्या समकोण के हैं या समद्विबाहु के हैं या समबाहु के हैं या विषमबाहु के। हम क्या करते हैं त्रिभुज बना लेते हैं, यानी कि हमने चतुर्थांश पढ़ा है, हमने निर्देशांक ज्यामिति में एक चतुर्थांश पढ़ा है ना। ये हमारा क्या होता है वाई अक्ष और ये हमारा एक्स अक्ष, ठीक है। अब देखिए अब क्या हमारे पास बिंदु -4,0, वाई का मान 0 है और -4 कोई बिंदु यहाँ बैठेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास -4,0, ठीक है, यहाँ बैठेगा। और अगला क्या है 4,0, ये हो जाएगा हमारे पास 4,0, यानी कि 4 इतना चलेगा, ठीक है, एक्स तक, और 0 तो यही रहेगा, तो यहाँ बैठ जाएंगे। अगला है 0,3, मिनिमम यहाँ बैठेगा, ठीक है, यानी कि माइनस का इधर प्लस का इधर, और वाई भी प्लस का है तो ऊपर प्लस का, इधर नीचे माइनस का होता है। तो हम क्या करेंगे इन बिंदुओं को मिला देंगे, ठीक है। इन बिंदुओं को हमने जैसे ही मिला दिया हमारे पास एक त्रिभुज प्राप्त हुआ। त्रिभुज क्या हुआ प्राप्त हुआ। अब हमने निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि अगर हम इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है तो हमने पढ़ा है d बराबर अंडर में x1 माइनस x2 को होल स्क्वायर x2 प्लस ऐसा है, ठीक है, माइनस, और यहाँ प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास है, ठीक है। ये हमने पढ़ा है, ये हमने एक सूत्र पढ़ा था निर्देशांक ज्यामिति में। इसकी सहायता से हम पता लगाएंगे कि किस त्रिभुज का ये शीर्ष है, किस त्रिभुज का ये शीर्ष है। तो चलिए देखते हैं। पहले क्या करेंगे हम ए बी, इसे हम ए मान लेते हैं, इसे बी, इसे सी। ए बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, ए बी के बीच की दूरी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट x1 का मान क्या है हमारे पास 0 और 0 माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस x2 क्या हमारे पास ये +4 हो जाएगा, क्योंकि x1 क्या हमारे पास 0 और x2 क्या -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और y1 क्या हमारे पास 3 और y2 क्या हमारे पास 0, तो इसका स्क्वायर, तो ये आएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये आएगा हमारे पास 16 प्लस 9 यानी कि अंडर रूट में 25, जिसका मान हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। कितना जाएगा 5, ठीक है। अब इसमें कोई दे तो रखा नहीं, हम 5 मात्रक लिख देते हैं। कितना लिख देते हैं 5 मात्रक, ठीक है। हम इसे सॉल्यूशन इस प्रकार कर रहे हैं कि अगर आपका ये 2 या 3 नंबर में भी आता है तब भी आप इसे कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे ए बी के बीच की दूरी निकल गई, इसकी कितनी आ गई हमारे पास 5। अब हम क्या करेंगे बी सी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, बी सी के बीच की दूरी, ठीक है। तो अंडर रूट
x1 क्या है हमारे पास -4 और x2 क्या हमारे पास +4 इसका स्क्वायर। ठीक है, x1 ये हमारा और x2 ये है। अब ये प्लस, देखिए बी से के बीच की दूरी क्या होगी -4 और -4। ठीक है, घट जाएंगे ये, तो ये बच जाएगा हमारे पास -8 को होल स्क्वायर, और ये तो 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, तो -8 को होल स्क्वायर बचेगा। अभी हो जाएगा हमारे पास कितना बचेगा इसका 8, क्योंकि स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 8 मात्रक। कितना आ जाएगा 8 मात्रक। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे। हमारे पास ये कितनी आ गई 8, ये 5, और ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे। यहां निकाल लेते हैं ए सी के बीच की दूरी, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा √x1 क्या हमारे पास 0, x2 4 इसका स्क्वायर प्लस माइनस x2 क्या है हमारे पास y1 3 - 0 इसका होल स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, हो जाएगा 16 + 9 रूट में, तो ये कितना बन जाएगा √25, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5, तो इसका भी मान कितना आ गया हमारे पास 5। अब देखिए यह भुजा और यह भुजा हमारे पास बराबर आई है। कोण से त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो कोण तो बनी ना उसमें, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें दो भुजा बराबर होती है, तो इसमें बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। समबाहु हो नहीं सकता क्योंकि इसमें सभी भुजा समान होनी चाहिए, और विषमबाहु भी नहीं हो सकता क्योंकि सब में सभी भुजा अलग अलग होती है। तो हमारा प्रश्न नंबर 8 था। इस प्रकार का अगर प्रश्न नंबर 8 के प्रकार का अगर 2 नंबर या 3 नंबर में भी आता है, आप उसे इस प्रकार कर सकते हो। पहले एक त्रिभुज बना लेंगे और उसके शीर्ष लिख देंगे, ठीक है, और क्या करेंगे उनके बीच की दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, तो उनके बीच की दूरी निकाल के हम उनके लिख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर देखते हैं क्या कहा गया है। प्रश्न नंबर चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा गया है कि दो समान कोणिकी त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। यह कथन किसका है, यानी कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी भुजाओं का अनुपात समान रहता है।
तो ये किसने कहा है? तो हमने देखिए हीरोन हीरोन हमने कक्षा 9 में पढ़ा है, तो ये तो साफ साफ गलत हो जाएगा। ठीक है, बोधन हमने आज तक नहीं पढ़ा, तो ये भी गलत। और पाइथागोरस पाइथागोरस हमने कक्षा 7 में पढ़ा है, जिन्होंने कण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बराबर कण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर एक पाइथागोरस परिमेय दी थी, तो ये भी गलत हो जाएगा। कक्षा 10 में हमने थेल्स परिमेय पढ़ी है। ठीक है, थेल्स परिमेय, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थेल्स परिमेय। अब हम प्रश्न नंबर 10 देखते हैं क्या है। तो प्रश्न नंबर 10 में क्या कहा गया है, चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, दिए गए चित्र में केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं PA और PB इस प्रकार है कि कोण PAB 50 डिग्री है, तो कोण AOB बराबर है किसके? तो चित्र हम बना लेते हैं। क्या है हमारे पास चित्र? हम चित्र बना लेते हैं। चित्र थोड़ा हम चलो ये बना लेते हैं। हमारे पास कोई वृत्त है, इसका बिंदु O है और ये इसकी देखिए ये हमारे पास है चित्र। तो इस चित्र में एक कोण दे रखा है हमारे पास, ये 50 डिग्री, और हमें AOB वाला कोण ज्ञात करना है। तो किस प्रकार करेंगे? ये 2 अंक में प्रश्न आएगा। कितने में? 2 अंक में। 2 अंक में आएगा। ठीक है, कितने में आएगा? 2 अंक में। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 2 नंबर में आएगा ये, तो हम इसका सॉल्यूशन यहां कर देते हैं। उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? अगर हमारे पास इस प्रकार का चित्र है, तो जो ये वाला कोण होता है और इसके सामने वाला कोण होता है, इन दोनों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो लिखते हैं, चूंकि कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 180 डिग्री के है, तो ये हमारे पास कितना है? 50 डिग्री प्लस कोण AOB बराबर 180 डिग्री। तो ये आएगा कोण AOB बराबर 180 माइनस 50 डिग्री। तो कोण AOB हमारे पास हो जाएगा 130 डिग्री। कितना जाएगा? 130 डिग्री। तो ये जाएगा हमारे पास 130 डिग्री। अब हमें ये कोण निकालना है, ये वाला। तो हम कैसे निकालेंगे? ये त्रिभुज ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एक त्रिभुज। तो त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज AOB में तीनों कोण आपस में जोड़ देंगे, यानी कि कोण OAB प्लस कोण AOB प्लस कोण, ये हो जाएगा हमारे पास OBA बराबर 180 डिग्री के। कितने के? 180 डिग्री के, क्योंकि हमारे पास क्या है? एक त्रिभुज, अंत कोणों का योग। इसका कारण लिख देंगे अंत कोणों का योग। ठीक है, अब देखिए इसका मान हमारे पास, हमें ये ज्ञात करना है ना, तो ये कोण OAB प्लस इसका मान कितना हमारे पास? 130। अब देखिए प्लस ये इस कोण का मान, इस कोण के आमने सामने के कोण ही हमारे बराबर होते हैं। ये बराबर होते हैं। किस प्रकार बराबर होते हैं? क्योंकि अब देखिए कोई त्रिभुज है, तो उसके अगर उसमें, तो इसका ये है ना, जो एक कोण है ये B के बराबर होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम? इसकी जगह भी क्या लिख देंगे? कोण AOB लिख देंगे, अब बराबर है 180 के। इसका क्या कारण हो जाएगा? इसका हम कारण भी लिख देते हैं, चूंकि कोण AOB बराबर, चूंकि कोण AOBA बराबर OABA बराबर कोण OABA। ठीक है, इसके कारण हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? ये हमारे पास हो जाएगा 2 कोण OAB
बराबर 180 माइनस 130 डिग्री। तो कोण ओ ए बी बराबर कितना बचेगा हमारे पास 50 डिग्री, और ये 2 कितना आ जाएगा इधर बटे में, तो उसका आंसर आ जाएगा 25 डिग्री। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम 10 ही क्वेश्चनों को रखते हैं, इससे अगले लेक्चर में हम 10 और क्वेश्चन हल कर लेंगे। तो अगर हमारी वीडियो और अगर हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं इससे अगली वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।